एनसीईआरटी ने जो किताबें हैं छठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की, उसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की हैं। कुछ तब्दीलियाँ आश्चर्यजनक हैं, हास्यास्पद हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने मुगलों के योगदान को पूरी तरीके से हटा दिया है इतिहास की किताबों से। उसी तरीके से इस बात को हटा दिया गया है कि महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी, तो उस समय क्या स्थिति थी, या फिर आरएसएस पर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था, या फिर भारत में जो सामाजिक आंदोलन है, उन्होंने किस तरह की भूमिका अदा की है। तो ये जो बदलाव हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये भारत की शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं? कमल, आपने कहा कि ये बदलाव आश्चर्यजनक हैं और हास्यास्पद हैं। मैं कहूंगा कि इसमें बहुत सी बातें चकित करने वाली भी, और उसके पीछे, उन चकित करने वाली बातों के पीछे एक खास तरह की चतुराई काम कर रही है, जिसके बारे में अभी मैं कुछ चर्चा करूंगा। इसके पीछे थीसिस ये काम कर रही है कि अगर हम कुछ असुविधाजनक तथ्य हैं इतिहास के, उनको अगर हम पाठ्य पुस्तकों से निकाल देंगे, तो आने वाले भविष्य में कोई भी अनुसंधानकर्ता उन तथ्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे एक विस्मरण होगा। लोग भूलते चले जाएंगे इन बातों को। क्योंकि देखिए, राज्य की ताकत बहुत होती है। राज्य पाठ्यक्रमों में जिस चीज को डाल देता है, वो चीजें लोगों की जुबान पर चढ़ जाती हैं, और अगर वो चीजों को पाठ्यक्रम से निकाल दिया जाए, तो धीरे धीरे कर देर लगती है इस काम में, लेकिन वो लोगों की स्मृति से तिरोहित हो जाती है, धीरे धीरे स्मृति से खाली हो जाती है। अब देखिए, इसमें क्या किया गया, उसमें गांधी की हत्या से संबंधित नाथूराम गॉडसे का प्रकरण इसके अंदर से निकाल दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस प्रकरण को लेकर हमेशा ही काफी बचाव की मुद्रा में रहते आए हैं, क्योंकि उनके सामने जब ये बात कही जाती थी कि जिन सरदार पटेल की आपने इतनी बड़ी मूर्ति लगाई, उन्हीं सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया था गांधी की हत्या के बाद। उन्होंने ही गुरु गोलवलकर को गिरफ्तार किया था, उन्होंने ही गोलवलकर को पत्र लिखा था। इस पत्र के अंदर लिखा गया था कि आपके संगठन ने किस तरह से सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई। तो वो उनकी समझ में नहीं आता इस बात का वो क्या जवाब दें। तो उन्होंने हथकंडा ये अपनाया है कि इस पूरे प्रकरण को ही वो हटा देंगे, और थोड़े दिन तक लोग इस सवाल को पूछते रहेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे करके लोगों की स्मृति से बात खत्म हो जाएगी, और उसके बाद वो कहेंगे आपके पास इसका कोई सबूत हो तो दिखाइए। तो ये उनकी एक युक्ति है, जिस युक्ति को संसद के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं और संसद के बाहर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे मैं इरेजर कहता हूं, यानी विलोपीकरण कहता हूं। जैसे कि अदानी के मसले पर उन्होंने राहुल गांधी के पूरे वक्तव्य को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया। यानी अब कोई 20 साल बाद जब कोई अनुसंधान करता वहां जाएगा रिसर्च करने के लिए, तो राहुल गांधी ने जो कहा वो तो उसे नहीं रिकॉर्ड में मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जो कहा गया वो रिकॉर्ड में मिलेगा। राहुल गांधी में जो आरोप लगाए गए वो रिकॉर्ड में मिलेंगे। तो इस तरीके से भविष्य वो एक तरह से कह रहे हैं हम डिस्कोर्स बदल रहे हैं, और न केवल आज के जमाने के लिए डिस्कोर्स बदल रहे हैं, बल्कि आने वाले जमाने के लिए भी हम डिस्कोर्स को बदले दे रहे हैं। इसमें होता क्या है कि जब आप कुछ चीजें हटाते हैं, तो वो तुरंत नहीं लोगों की स्मृति से जाती, उनको समय लगता है, क्योंकि दूसरे मंचों से वो बात कही जाती रहती हैं। आप इस काम की प्रतिक्रिया में भी वो बातें बार बार कही जाएंगी। लेकिन जब शिक्षा के अंदर से किसी चीज को हटा देते हैं, तो अंततः हम लोग आपस में कुछ भी चर्चा करते रहे, जो नई पीढ़ियां हैं, जब वो कक्षा में बैठ के जो चीज पढ़ेंगी, उसमें से उसके अंदर से वो चीज गायब होगी। अब जैसे मुगल काल है, तो जो सल्तनत काल है, मुगल काल ही नहीं, जो सल्तनत काल है शुरू से, जो जहां से मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है, उसके अंदर बहुत सी खामियां थी, उसके अंदर कई क्रूरताएं भी थी, कई तरह का सांस्कृतिक उत्पीड़न भी था, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन आप उन बातों को कहिए, लेकिन साथ में उनके भारतीय समाज के ऊपर बड़े गहरे प्रभाव पड़े, बहुत सारे प्रभाव, बहुत ही सकारात्मक किस्म के प्रभाव थे। उन लोगों के आने के कारण भारत में पहले से एक संस्कृत की ज्ञान प्रणाली थी, उनके आने से एक फारसी की ज्ञान प्रणाली भी पैदा हुई, और उन जो दोनों ज्ञान प्रणालियों के अंदर जो एक अन्योन्य क्रिया हुई, जो एक आदान प्रदान हुआ, उस आदान प्रदान ने भारत को बहुत कुछ दिया। आज आप कमल जो कुर्ता पाने बैठे हुए हैं, कुर्ता शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। लोग जो पजामा पहनते हैं, पजामा फारसी भाषा का शब्द है। तो ये मैं केवल इसी बात इसलिए कह रहा हूं, हम शब्द कहते हैं कि आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, चर्चा हिंदी या संस्कृत का शब्द नहीं है, चर्चा फारसी भाषा का शब्द है। फर्क केवल ये है कि फारसी भाषा में चर्चा स्त्रीलिंग होता है, चर्चा पुल्लिंग होता है, और हिंदी में जब हम चर्चा का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे वो चर्चा होती है, फारसी में चर्चा होता है। तो ये इस तरह की स्थिति, आप इन चीजों को बदल नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक खेली जा रही है। अभी न्यूज 24 पे संदीप चौधरी के कार्यक्रम में मैं इसी विषय के ऊपर बहस कर रहा था, तो उन्होंने वहां पे एनसीईआरटी के डायरेक्टर डॉक्टर सकलानी को भी बुलाया हुआ था,
और वो सारे सवाल उन्होंने सकलानी के सामने रखे। तो सकलानी साहब बहुत ही अटपटे अंदाज में अपनी बात कह रहे थे और उनका तर्क भी अटपटा था। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि इसके पीछे कोई विचारधारात्मक प्रोजेक्ट है। वो कह रहे थे कि कोविड के दौरान बच्चों के ऊपर चूंकि पढ़ाई का बोझ बहुत बढ़ गया था, इसलिए उसका रैशनलाइजेशन करने के लिए हमने विद्वानों की एक कमेटी बनाई और उसने ये काम किया है। उस कमेटी में कौन से विद्वान थे, उनके नाम बताने से उन्होंने इनकार कर दिया। बस वो कहते रहे कि उसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, दिल्ली विश्वविद्यालय के, पंजाब विश्वविद्यालय के और अन्य विश्वविद्यालयों के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। जब उनसे कहा गया कि उसके अंदर आदित्य मुखर्जी या रोमिला थापर जैसे विद्वान तो नहीं थे इन कमेटियों में, तो उन्होंने कहा था जिन कमेटियों में इस तरह ये 2-3 नाम नहीं होते हैं, क्या उन कमेटियों में विद्वान नहीं होते? बहरहाल ये अगर वो उस बात को मान लेते कि हमारी एक विचारधारात्मक परियोजना है, हम उसके तहत जो मौजूदा इतिहास है, लिखा हुआ इतिहास है, उसके अंदर संशोधन का या उसमें से चीजें निकालने का काम कर रहे हैं, तो वो एक ईमानदारी की बात होती। असल में दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि संघ परिवार के पास इतिहासकार नहीं है, वरना उन्हें कोई नहीं रोकता था कि वो दक्षिणपंथ, अगर कहते हैं कि वामपंथियों का इतिहास लेखन की दुनिया पर कब्जा था और वामपंथियों ने मनमाना इतिहास लिखा, मार्क्सवादियों ने मनमाना इतिहास लिखा, तो वो एक दक्षिणपंथी इतिहास लेखन की एक परंपरा स्थापित कर सकते थे। उनके पास लगातार सरकार है, पिछले 9 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, उनके पास संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। तमाम सारी जो संस्थाएं हैं, अकादमिक संस्थाएं हैं, उनके ऊपर उनका कब्जा है। वो कहीं भी अपना व्यक्ति बैठा सकते हैं और अपने इतिहासकारों का आह्वान कर सकते हैं कि वो एक वैकल्पिक इतिहास लिखें, एक दक्षिणपंथी इतिहास लिखें और जनता के सामने फिर दोनों इतिहास आएंगे, दक्षिणपंथी इतिहास भी आएगा, वामपंथी इतिहास भी आएगा और लोग उसमें अपने आप तुलना करके तय कर लेंगे कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज नहीं ठीक, किसमें क्या कमियां हैं, कितनी कमियां हैं, किसने किस चीज को बढ़ाया चढ़ाया है, किस चीज को कमतर दिखाया है जबकि बढ़ा कर दिखाना चाहिए था। ये सारी बातें लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। इतिहास लेखन बड़ा मुश्किल काम है और बड़ा दीर्घकालीन प्रोजेक्ट होगा, उसके लिए 30, 40, 50 साल उन्हें लगाने पड़ेंगे। उन्हें जल्दी जल्दी ये सांस्कृतिक राजनीति करनी है, इसके लिए वो बड़े अटपटे तरीके से, वो बड़े विकृत तरीके से चीजों में संशोधित कर रहे हैं। कहीं से एक वाक्य निकाल रहे हैं, कहीं से एक पैराग्राफ निकाल रहे हैं, एक पूरा का पूरा उन्होंने अध्याय गायब कर दिया। इसके पीछे एक और है जिसको मैं कहता हूं कि आज्ञापालक समाज बनाने की नीति। उन्होंने आपातकाल के पूरे प्रकरण को भी हटा दिया है, उन्होंने सामाजिक आंदोलनों वाले अध्याय को भी हटा दिया है। वो दिखाना नहीं चाहते कि इस देश में ऐसा कुछ हुआ था जो उनकी आरोप लगता है, घोषित इमरजेंसी लगाना चाहते हैं तो इमरजेंसी को हटाए दे रहे हैं। इस आरोप से बड़ी उलझन होती थी कि अघोषित इमरजेंसी आप लगा रहे हैं, इसलिए उन्हें इमरजेंसी वाले अध्याय को भी हटा दिया। सामाजिक आंदोलन प्रतिरोध की राजनीति को जन्म देने वाले हैं, वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उन्होंने उसको भी पूरी तरीके से हटा दिया। उनकी पूरी थीसिस ये है कि 2 चुनावों के बीच में कोई भी आंदोलन नहीं होना चाहिए, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आपने वोट दे दिया, सरकार चुन ली, अब आप घर बैठिए। 5 साल बाद फिर आपको वोट देने और सरकार चुनने का मौका मिलेगा, तब आप अपनी राजनीति कीजिए। तो राजनीति को केवल चुनाव दर चुनाव की राजनीति में सीमित कर देना चाहते हैं। अब इस तरह के प्रयास तो वो कर रहे हैं, ये प्रयास किस सीमा तक सफल होंगे, कब तक सफल होंगे? मान लीजिए सरकार बदलती है, नई सरकार आएगी, वो बहुत सी चीजों को जो हटाई गई हैं उनको दोबारा जोड़ सकती है। सिलसिला चल सकता है, लेकिन अगर बहुत दिनों तक इनकी सरकार चलती रही तो ये भी हो सकता है कि फिर बाद में दोबारा जो उन्होंने चीजें हटाई हैं उनको वापस न जोड़ा जा सके। सबसे ज्यादा न्यायप्रद बात तो ये होती कि वो अपना इतिहास लिखते। मैं बार बार कहता हूं, इसीलिए मुझे शक होता है कि इनके पास इतिहासकार नहीं है, इनके पास बुद्धिजीवी नहीं है। सकलानी साहब जिस तरीके से बात कर रहे थे वो किसी बुद्धिजीवी का लहजा नहीं हो सकता, वो किसी आत्मविश्वस्त इतिहासकार का लहजा नहीं हो सकता जिस तरीके से वो बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई वो एक खास तरह की योजना को लागू करने के लिए उन्हें वहां तैनात किया गया है और उस योजना को बड़ी चतुराई के साथ लागू कर रहे हैं और जब भी उन्हें कोई सवाल पूछा जाएगा तो ऐसा ही वो एक ट्रिकनुमा जवाब देंगे उसको। तो ये स्थिति है। मुझे लगता नहीं इस चीज से इन लोगों को कोई विशेष ख्याति प्राप्त होगी या इनको कुछ लाभ होगा। अभी सोचते हैं कि भविष्य में आगे चल के हमें लाभ हो सकता है, भविष्य किसने देखा।